धोनी की चाल कितनी है हवा में? हवा में महेंद्र सिंह धोनी की चाल, अच्छा धोनी की चाल कितनी है? पानी में 1200 मीटर प्रति सेकंड, और ठोस में लोहा वगैरह में 5000 मीटर प्रति सेकंड। ये तीन चीज़ हम पहला दिन के लेक्चर में लिखवाए थे, पहला दिन। अब देखो हवा में ध्वनि की चाल यानी आवाज़ जो है वो ट्रैवल करता है 1 सेकंड में 330 मीटर। क्लियर हो गया? हाँ। अब हम एक ऐसा जेट वगैरह के बारे में बात करने वाले हैं जिसकी चाल जो है वो हवा में इससे ज़्यादा है, मीन्स कि 500 मीटर प्रति सेकंड हो, 600 मीटर प्रति सेकंड, 800 मीटर हो सकता है ना। अब जब ये इतना जाएगा तो इसका ध्वनि का जिसका जो वेग है अगर इससे ज़्यादा हो, किससे ज़्यादा हो? हवा में ध्वनि के वेग से उस विमान वगैरह जो भी से लड़ाकू विमान वगैरह होता है उसका ज़्यादा है, तब क्या होगा? तब उससे एक तीक्ष्ण ध्वनि उत्पन्न होगी। किससे? उस वायुयान, वो जो कुछ भी है, रॉकेट है, उससे जो ध्वनि उत्पन्न होगी वो इतनी ज़्यादा तीक्ष्ण होगी, इतना ज़्यादा उसमें तारत्व होगा कि चाहे वो खिड़की का शीशा हो, एयरपोर्ट है बगल में, खिड़की का शीशा हो, उसमें टूट सकता है, वो उसमें दरार आ जाता है। कान जो है आपका वो नष्ट हो सकता है, पर्दा जो कान का होता है वो ख़त्म हो सकता है। क्यों? क्योंकि इससे ज़्यादा आवृत्ति की चीज़ों को आप नहीं सुनेंगे, इतना ज़्यादा वो आवृत्ति, इतना हाई रहता है वो कि सीधे कान का पर्दा ख़त्म, कान से ब्लड आ जाएगा तुरंत। बात समझ में आया? देखे होगे टीवी वगैरह में कि वो कान पर क्या वो था ऐसा कुछ, बस हो गया, है ना। और ठीक है, अगर आप इसको किसी से रिलेट कर लें, कोई मूवी से, तो अच्छी बात है, ध्यान रहेगा तुमको। ऐसा हुआ क्यों? पर्दा क्यों? ऐसा रीज़न क्या हो सकता है? तो रीज़न ये दिया गया कि अगर एक्चुअल में चाल देखा जाए तो 330 मीटर प्रति सेकंड है ध्वनि का वायुमंडल में, हवा में। अब हवा में ये चाल है, और आप जो जिस चीज़ के बारे में आप बात कर रहे हो उसकी चाल इनसे भी ज़्यादा है। 500, 600, 800, 750, 720 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड आजकल चलती है। अब इस स्पीड से अगर एक रॉकेट लॉन्चर है, अब वही अटैक कराने वाले हो, उसकी स्पीडें इतनी ज़्यादा है तो उससे ध्वनि भी निकलेगा, और ये जो ध्वनि निकलेगा उसका जो रहेगा वो इससे कहीं ज़्यादा हाई रहेगा, तो उससे एक आवाज़ निकलेगा। उस आवाज़ को क्या बोला गया? सोनिक बूम बोला गया। बात समझ में आया? बस इतना सा बात है इसमें, ज़्यादा कुछ नहीं है, बस इसी को सोनिक बूम बोल दिया गया। और ये बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है, इसीलिए बोला जाता है कि एयरपोर्ट वगैरह के आसपास आप अपना घर वगैरह ना बनाएं, क्योंकि वहाँ पे हर तरह का हल्का स्पीड वाला उतरेगा तो तेज़ स्पीड वाला भी तो आ सकता है ना। आजकल देखे होंगे टीवी पे इतनी मारक क्षमता वाला जेट विमान भारत खरीदा, ऐसा वैसा न्यूज़ आता रहता है, तो उसका स्पीड भी देखोगे तो उसमें स्पीड भी बताएगा इतना किलोमीटर प्रति घंटा। तो अगर घंटे में है तो उसको किस में बदल दो भाई? मिनट में बदलो। मिनट को लेकर तुम चले आओ सेकंड में, देखो क्या वो इससे कम है। अगर इससे ज़्यादा है तो फिर तकलीफ होगा, क्योंकि अगर उससे ज़्यादा स्पीड में चलेगा तो ध्यान से बात समझो, ध्वनि के वेग से ज़्यादा होना। हवा में जो ध्वनि का वेग है, अगर उस चीज़ का वेग हवा में ध्वनि के वेग से ज़्यादा हो जाए, समझ रहे हो ना, तब उससे जो आवाज़ ध्वनि निकलता है वो कान को नुकसान पहुंचा सकता है। इसी को बोला जाता है सोनिक बूम, तीक्ष्ण आवाज़ वाला। ठीक है, इसको लिखा दें कि लिख दें, तो जब कोई वस्तु वायु में, जब कोई वस्तु वायु में ध्वनि के वेग से, जब कोई वस्तु वायु में ध्वनि के वेग से अधिक, ध्वनि के वेग से अधिक वेग पर, ध्वनि के वेग से अधिक वेग पर गमन करती है, ध्वनि के वेग से अधिक वेग पर गमन करती है, तब वह वस्तु ऐसी ध्वनि उत्पन्न करती है, तब वह वस्तु ऐसी ध्वनि उत्पन्न करती है
ऐसी ध्वनि उत्पन्न करती है जो कर्ण को, यानी कान, जो कर्ण को नुकसान पहुंचा सकती है। नुकसान पहुंचा सकती है। इसे ही सोनिक बूम कहा है। इसे ही सोनिक बूम कहा है। क्या हुआ? पूर्ण विराम। सोनिक बूम जो होगा ये आपको नुकसान पहुंचा सकता है। आसपास घर, शीशा वगैरह का कुछ है, सब चौपट हो जाएगा। टीवी में, फिल्म में देखे होगे, जैसा भी एग्जाम्पल भी दिए तुम लोग, उससे पहले देखे होगे तुम, कान में वो इतना मोटा जैसा कुछ देखे हो लगा हुआ। हाँ देखे हो? नहीं देखे होगे, बिल्कुल। ख़ास करके उस व्यक्ति को देखे होगे जो रनवे पर, जहाँ पर लैंड या टेक ऑफ कर रहा होता है एरोप्लेन, वहाँ पे देखोगे वो लोग जो ऐसे बता रहे होते हैं, ऐसे जाइए रनवे पर अक्सर मैंने ये सीन कहीं ना कहीं देखे ही होंगे। हाँ, लड़ाकू विमान वगैरह जो होता है उसकी स्पीड अक्सर इनसे ज़्यादा ही होती है, समझ गया ना? तो लड़ाकू विमान आराम से नहीं चल सकता ना, उसको तो जल्दी जाना है ना, तो उसकी स्पीड इससे ज़्यादा होती है, उसमें बहुत तेज़ ध्वनि ऐसा उत्पन्न हो सकता है। ठीक है, चलिए एक और प्रश्न आज लिखेंगे। ध्वनि का तारत्व एवं प्रबलता। ऊपर में हेडिंग लगाओ, ध्वनि का तारत्व एवं प्रबलता। 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 यहाँ देखो बाबू, अब ये क्या टॉपिक है, तारत्व और प्रबलता। ध्यान से, कल हम लोग बात किए थे इसके तरंग रूप में चलने को, ध्वनि का बात किए थे ना कल। हाँ, हम अगर बोल रहे हैं बाबू तो वो कुछ ऐसा है, समझ गए ना? और अगर कोई बच्चा या कोई लड़की बोल रही होती है तो वो ऐसा होता है। अब ये दो को फोटो बना दिया हम तुम्हारे सामने, ठीक है? अब इन दोनों में तुम गौर करोगे तो ये वाला जो है ये निम्न तारत्व को दर्शाता है। निम्न तारत्व, इसको पिच बोलते हैं बाबू। और ये उच्च तारत्व को बताता है, हाई पिच और लो पिच। मीन्स क्या? देखो, हम जानते हैं कि तारत्व का मतलब होता है बाबू जब कोई बोलता है आवाज़, मेरा आवाज़ तुमको मोटा लग रहा है या पतला लग रहा है? मोटा आवाज़ लग रहा है, भारी लग रहा है आवाज़। और जब बच्चे या महिलाएं बोलती हैं तो आवाज़ कैसा होता है? बहुत ही ज़्यादा पतला जैसा आवाज़। और ऐसा लगता है बस चुप हो जाओ, लगता है कि नहीं लगता? बस चुप हो जाओ, देखो कितना सुकून वाला माहौल हो जाता है तुरंत ना, पूरा माहौल शांत हो जाता है। बिल्कुल वही है। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है बाबू कि जो महिलाएं या बच्चे जो बोल रहे होते हैं तो उनका जो पिच होता है, ये जो तारत्व होता है, ये बिल्कुल पास होता है। ऐसा देखो, देख रहे हो? ये बिल्कुल ऐसा चल रहा होता है। और जो हम लोग बोल रहे होते हैं ना, वो कुछ ऐसा होता है। देख रहे हो? मतलब हम लोग कितना भी कोशिश कर लें, ये जो कॉर्ड है ना, ये इतना ज़्यादा है कि इतना तारत्व का जो लेयर है इनका, श्रृंग और गर्द के बीच की दूरी अपने आप ज़्यादा होती चली जा रही है। देखो यहाँ पर, देख रहे हो? इनका देखो, चे 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 जो होता है समझ गए ना? इसलिए सर क्या बोलते हैं? ना 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 ना, महिला हैं लेकिन है नहीं ना आवाज़। कुछ महिलाओं का आवाज़ सुनो कैसा रहता है, हम लोग जैसा रहेगा आवाज़। जैसे कि नागमुनी, मोहित, हम तीन लोग हो गए, है ना? एग्जाम्पल दे दिए, अपने से फंस रही हो, है ना? और ध्यान समझो, ये तो हो गया ध्वनि का तारत्व के बारे में, सही है ना? और एक होता है प्रबलता।
प्रबलता क्या चीज होता है? जब आप कस करके कुछ बोलते हैं, ए ध्यान से सुनो, जो ए किए तो आयाम क्या हो गया इसका? बहुत हाई। कल बताए थे ना ये आयाम। और उसका जब बोलेंगे, और जब हम बोलेंगे ध्यान से सुनो, प्रबलता कम। सही है। जब ध्वनि तरंग का आयाम जो होता है ना, आयाम ये बता रहा होता है उसका क्या चीज़? प्रबलता के बारे में बता रहा है। और जो ध्वनि तरंग का श्रृंग और गर्त के बीच की दूरी है वो किसके बारे में बता रही होती है? तारत्व के बारे में। तरंगधैर्य होती है ना, श्रृंग और गर्त की जो बीच की दूरी होती है उसको तरंगधैर्य बोलते हैं। इससे तुम तारत्व भी समझ जाओ। अब जो यहाँ पर अगर बता दिया जाएगा ऐसा, एक हो गया, और इनके बीच की दूरी, और एक और तुमको फोटो दे दिया जाए, और इनके बीच की दूरी दी जाए, बोले कि बताइए ज़्यादा तारत्व किसकी है? बोलेंगे जिसके श्रृंग या गर्त के बीच की दूरी कम हो उसका तारत्व क्या होगा? अधिक होगा। यानी जिसके लैम्डा का मान कम होगा उसका तारत्व क्या होगा? उच्च होगा। और जिसके लैम्डा का मान अधिक होगा उसका तारत्व क्या होगा? निम्न होगा। समझ गए? तो जिनका आवाज़ भारी है उनका लैम्डा का मान क्या होता है? अधिक, और जिनके तारत्व उच्च होते हैं, चेचे चेचे ज़्यादा होगा, उनका कम। सही है बात? बस यही है तारत्व। अब प्रबलता समझ में आया? भाई आप कितनी प्रबलता से बोलते हैं। हम कस करके चिल्लाया और आवाज़ काफ़ी दूर ट्रैवल किया। ये ट्रैवल किया वो डिपेंड करता है उस ध्वनि के आयाम पर कि कितने आयाम की ध्वनि बोली गई। ज़्यादा कसकर चिल्लाए थे तो आयाम यहाँ तक गया, धीमे से बोले थे तो आयाम यहाँ तक है। सही बात है? बस कल आयाम का हल्का सा बताए थे कि इसको आयाम कहते हैं। आज समझ में आ गया कि ये प्रबलता को बता रहा है। सही है? हाँ, तो इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं करना बाबू। तारत्व जो होता है, तारत्व के बारे में लिख लो, लिखो, हम लिखवा देते हैं। तारत्व को लिख लीजिए भाई। कहाँ गया? हाँ, तारत्व। हाँ, लिखोगे यह ध्वनि का गुण है, यह ध्वनि का गुण है, यह ध्वनि का गुण है जिसमें ध्वनि का गुण है जिसमें ध्वनि के मोटा, जिसमें ध्वनि के मोटा अथवा पतला, मोटा अथवा पतला होना समझा जाता है। मोटा अथवा पतला होना समझा जाता है। समझा जाता है। पूर्ण विराम। प्रायः स्त्रियों की ध्वनि पुरुषों की तुलना में, स्त्रियों की ध्वनि पुरुषों की तुलना में पतली होती है, पतली होती है। पूर्ण विराम। पतली ध्वनि को उच्च तारत्व की ध्वनि कहा जाता है। पतली ध्वनि को उच्च तारत्व की ध्वनि कहा जाता है। पूर्ण विराम। क्लियर हो गया यहाँ पर बात? अब आइए प्रबलता के बारे में। नीचे आइए, एक लाइन प्रबलता लिख करके डैश दे दीजिए। नीचे आइए, एक लाइन प्रबलता लिख करके डैश दे दीजिए। दोनों लिखेंगे ना बाबू? तो ये लिख लिए। अब प्रबलता के बारे में लिखेंगे। लिखिएगा, यह ध्वनि का ऐसा गुण है, यह ध्वनि का ऐसा गुण है जिस कारण वह ध्वनि
हमें तेज अथवा धीमी, जिस कारण वह ध्वनि हमें तेज अथवा धीमी सुनाई देती है। जिस कारण वह ध्वनि हमें तेज अथवा धीमी सुनाई देती है। पूर्ण विराम। तेज ध्वनि की नहीं का, तेज ध्वनि का आयाम उच्च एवं धीमी ध्वनि के आयाम निम्न होते हैं। तेज ध्वनि के आयाम उच्च और निम्न ध्वनि के आयाम क्या होंगे? निम्न होंगे। क्लियर हो गया? आयाम किसे कहते हैं वो तो कल हम लोग बात कर चुके हैं, इस पर क्लियर हो गया बात। तो दो बातें अभी तय हो गई। एक था तारत्व। अब ध्यान से, तारत्व को ये नहीं मानेंगे कितना कस के चिल्ला पा रहे हो। फिर से हम बोल रहे हैं, कुछ लोग हम मजाक में भले बोलते हैं महिला का आवाज़ बहुत तीखा लग रहा है, उसको नहीं बोला जा रहा है। तारत्व का मतलब होता है चेंचे जो आवाज़ होती है। बच्चा लोग जब रोता है, जो कर्कश देखते हो कैसा रहता है, उसको बोला गया, पिचिंग को बोला जा रहा है। समझे बात को? तो वो तारत्व उच्च क्यों होता है? तो उसका जवाब होगा, वो जो माध्यम में जो कंपन उत्पन्न होता है ना, चाहे वो बच्चे की आवाज़ हो, चाहे वो महिलाओं की आवाज़ हो, उस माध्यम का कंपन में हम साफ देख सकते हैं कि श्रृंग और गर्त का निर्माण बहुत पास होता है। बात समझ में आया ना? अब ये सब जो बात हम बोल रहे हैं इसको नोट कर लीजिएगा। कहाँ पर? वीडियो देखने के बाद। ठीक है, छोटा बात है बाबू, ऑब्जेक्टिव्स में हेल्पफुल रहता है ये सब, समझे? तो जो उच्च तारत्व की ध्वनि होती है उसमें श्रृंग और गर्त के बीच की दूरी बहुत कम होती है। इस वजह से यह एकमात्र कारण है कि इसमें जो पिचिंग होता है वो बहुत ही हाई होता है। पिचिंग का मतलब है भाई बहुत नज़दीक में है। और यहाँ क्या होता है, श्रृंग और गर्त के बीच की दूरी इनके तुलना में ज़्यादा है। समझ रहे हैं बात को? इस वजह से इसको निम्न तारत्व बोला गया। प्रबलता नहीं। प्रबलता क्या? तुम भी चिल्लाओ, तुम्हारी आवाज़ यहाँ तक गई, इनकी आवाज़ यहाँ तक चली गई। इसका मतलब होगा इसका वाला का आयाम ज़्यादा होगा, इसके वाले का आयाम कम होगा। भूल से भी तारत्व को प्रबलता से मत जोड़ दीजिएगा। क्लियर हुआ बात? हाँ। टॉपिक हम लोगों के पास हमेशा की तरह श्रव्य परास, यानी हम कहाँ से कहाँ तक के ध्वनि को सुन पाते हैं भाई। श्रव्य मीन्स ऑडिबल मीन्स कहाँ तक सुनाई देता है। वो हम लोगों का कहाँ है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। ये मनुष्य के लिए हो गया, सही है। इसके बाद होता है एक अपश्रव्य। अपश्रव्य का मतलब होता है मिनिमम कितना है? 20 हर्ट्ज है ना, तो इसको बोलते हैं 20 हर्ट्ज से कम। समझ गए? और एक होता है पराश्रव्य, जिसको हम लोग कह रहे होते हैं 20,000 हर्ट्ज से अधिक। अब हम इसमें परिभाषा नहीं लिखाएंगे, वो तुम सुनो क्या होगा। तो ध्वनि तरंग 3 प्रकार का हो गया। एक हो गया श्रव्य, हमेशा याद करो ना, तो ऐसे करो, श्रव्य पहले, फिर ये 2 और ये 3, कभी नहीं भूलोगे। कैसे? देखो, अपना वाला तो हमेशा याद रखो भाई कि हम कहाँ से कहाँ तक सुन पाते हैं, 20 हर्ट्ज से 20,000। तो अब हमसे पहले वाला को और हमसे बाद वाला को देखना है। तो हम क्योंकि 20 हर्ट्ज से ऊपर सुन पाते हैं, तो 20 हर्ट्ज या उससे नीचे वाले के बारे में क्या, उसको बोलते हैं हम लोग अपश्रव्य। जैसे कि व्हेल हो गया, हाथी हो गया, ये लोग जो आवाज़ रिलीज़ करता है वो कौन सा है? अपश्रव्य। इससे 20 हर्ट्ज से नीचे। अब ये जो आवाज़ रिलीज़ कर रहा है वो सुन भी लेता है, समझ भी लेता है। व्हेल वगैरह हम लोग को सुनाई नहीं देगा, क्योंकि 20 हर्ट्ज से नीचे पे हम लोग कुछ नहीं सुन पाएंगे। हमको जो पल सन्नाटा लग रहा होगा वो दूसरे जीव के लिए पार्टी हो रहा होगा, लेकिन हम सुन नहीं पा रहे हैं उस चीज़ को। बात समझ में आया यहाँ पर? हाँ। दूसरा है श्रव्य परास का मैक्सिमम कितना होता है? 20 हर्ट्ज। अब इससे आगे यानी परा, अब इससे आगे चलिए, पराश्रव्य 20,000 हर्ट्ज आवृत्ति कितनी होनी चाहिए? 20,000 हर्ट्ज से अधिक।
अब 20,000 हर्ट्ज से अधिक, अभी अभी हम बात किए, यहाँ तक कि चमगादड़ जो है उसका 1,00,000 हर्ट्ज होता है, 1,00,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वो बात कर रहा होता है। 1,00,000 हुआ ना, हाँ, 1,00,000 हर्ट्ज से अधिक पे बोलता है। क्या तुम चमगादड़ की बातों को सुन पाते हो? नहीं। तो वो पल रात का जो तुमको लग रहा होगा कि सन्नाटा बहुत है, चमगादड़ का पार्टी चल रहा होगा उस समय। सही बोल रहे हैं क्या बाबू? अब 20,000 हर्ट्ज तक तो हम सुन नहीं पाते हैं, तो उससे हाई वाला को हम कहाँ से सुनेंगे? सवाल ही नहीं होगा, नहीं ना। तो चमगादड़ वगैरह जो बोलते हैं उसकी जो आवृत्ति होती है इतनी होगी, और ये वाला हो गया जैसे कि व्हेल, हाथी वगैरह। और कोई सेवा यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक क्लियर है बात? ठीक, इसको लिखवा नहीं रहे, ये तुम नोट कर लेना आराम से, ठीक है। इसको लिखवाना नहीं कि हर चीज़ का परिभाषा होगा। इसका क्या परिभाषा है? एग्जाम में ऐसे कभी नहीं आता प्राश्रव्य किसे कहते हैं, बिल्कुल भी नहीं। आपको ध्यान रखना है 20,000 हर्ट्ज से ऊपर, ठीक है। और एक और ज़रूरी बात है भाई, अब आ गया है जिक्र, तो थोड़ा सा हम लोग ध्वनि के परावर्तन का नियम भी जानेंगे, यानी क्या ध्वनि भी परावर्तन के नियम का पालन करती है, तो वो इसमें भी हमको थोड़ा समझना होगा। एक हम लोग अभी बात किया है, वो था सोनिक बूम के बारे में बात किया कि सोनिक बूम में क्या हो रहा है कि जब किसी वाहन, कोई मिसाइल वगैरह था, कोई वस्तु था जिसका जो वेग था वो हवा में ध्वनि के वेग से अधिक हो, तो हवा में ध्वनि का वेग कितना है? 330 मीटर प्रति सेकंड। अब तुमको परिभाषा ऐसे भी तो लिखाया जा सकता था ना, हवा में ध्वनि के वेग से अधिक हो, लेकिन अगर हमको मालूम हो ध्वनि का वेग तो ज़्यादा अच्छा है। इसको ऐसे बोल सकते हैं कि जब किसी वस्तु का वेग 330 मीटर प्रति सेकंड से ज़्यादा हो। सही है। अगर 330 मीटर प्रति सेकंड से ज़्यादा है, इसका क्या मतलब है? हवा में ध्वनि का वेग ही तो यही है, 330 मीटर प्रति सेकंड। उससे ज़्यादा होगा तब वो एक तीक्ष्ण आवाज़ उत्पन्न करेगी, और उस आवाज़ को क्या बोला गया? सोनिक बूम, जो बहुत ही हानिकारक है। हम लोग अभी देखेंगे। टाइम कितना हो रहा है? नहीं सब बता दो टाइम। 7? ठीक है, बहुत अच्छा है। देखोगे ध्वनि तरंग का परावर्तन, तुम अक्सर ये सवाल सुने होंगे कि पहाड़ी क्षेत्र में जब हम जाते हैं तो पहाड़ी क्षेत्र में जाने के बाद जब हम कुछ बोलते हैं तो वो आवाज़ इको करता है, यानी गूंजता है। लेकिन यही चीज़ जंगल में जाकर समाप्त हो जाता है। जब जंगल में जाकर चिल्लाते हैं तो आवाज़ नहीं गूंज रहा होता वैसा। अब ये क्यों है ऐसा, इसको समझेंगे। 2 मिनट और, बस 2 मिनट हमको टाइम, तो हम तुरंत क्लियर कर देते हैं। अगर वो अभी बोलिए कि हवा एक कारण है, ठीक है, हवा तो हमेशा कारण रहेगा बाबू। क्यों रहेगा? आंधी तूफान कभी देखो अंधड़ आता हुआ, अक्सर आम के सीजन में आया है, उस समय कुछ चिल्ला करके देखो, आवाज़ ज़्यादा ट्रैवल करता है। चिल्ला कर देखो, दूर वाला आवाज़ इधर का उधर होगा। समझ रहे हो ना? किए हो गई सब चीज़ें यार, बचपन में हम लोग तो करते थे, पता नहीं आप लोग मोबाइले में होंगे लगे हुए इसलिए नहीं कर पाए होगे, बिजी रहे होगे, लेकिन ये सब करना चाहिए। ये सब चीज़, हाँ, ये सब एंटरटेनिंग ही है एक तरह से। हाँ, अब इस चीज़ को समझो, हुआ क्या एक्चुअल में। जब एक चीज़ स्थिर हो, स्थिर, हाँ, और तब यहाँ से तुम चिल्लाए और इसका लौटना, दिस इज कॉल्ड परावर्तन। सही है ना? परावर्तन का मतलब ही होता है टकराना और लौटना। और कहाँ लौटना भाई? जहाँ से गए थे वहीं लौट गए। देखो ना, इधर से गया था ना, इधर ही लौट गया। सवाल अभी भी वही है, फिर पहाड़ी क्षेत्र में और जंगल में अंतर क्या हुआ? दोनों में हवा तो दोनों जगह था। तो इसका उत्तर ये होगा कि पहाड़ ऐसे स्टैटिक है, स्थिर है पहाड़, वो हिल नहीं रहा अपनी जगह से। तो ध्वनि जो ऐसे आया, टकराया, ये वाला माध्यम इसको स्टैटिक मिला, स्थिर माध्यम मिला। परावर्तक पृष्ठ जो इसको मिला ये स्थिर मिला। टकराया और लौट गया, टकराया लौट गया, टकराया लौट गया। जब तुम बोले कैसे हो तो उससे जवाब आ रहा कैसे हो, कैसे हो। बात समझ में आया? जंगल में क्या होता है? पेड़ है, पत्तियां है, टहनियाँ हैं, और जब तुम चिल्लाते हो तो वहाँ पर ध्वनि कभी पेड़ से टकराया होगा, कभी पत्तियों से टकराया होगा, कभी शाखाओं से टकराया होगा, और टकराने के बाद अलग अलग दिशा में परावर्तित हो गया। बात समझ में आया बाबू? अब ये ध्वनि जो अलग अलग दिशा में गया आपको सुनाई नहीं दिया। ध्वनि तो है, अभी हम जितना बात बोल रहे हैं तुमको क्या लग रहा है सिर्फ यहीं पर रहा?
कंपन तो हम पूरे में किए ना, कंपन उत्पन्न। इस पूरे माध्यम में बाहर में बैठे हुए 2-4 बच्चे जो हैं उनको, वो भी सुन रहे होंगे, उन तक आवाज़ मेरी जा सकती थी, नहीं गई, माध्यम नहीं मिला। बात समझ में आया? यहाँ से वहाँ तक नहीं पहुँचाया, चलो पहुँचाते हैं वहाँ तक बात। माइक लाओ, हम बोलते हैं वहाँ तक जाएगा आवाज़। सही बोल रहे हैं क्या? क्लियर बात समझ में आ रहा है हम क्या कह रहे हैं? कंपन उत्पन्न करना पड़ता है भाई, कंपन उत्पन्न करना पड़ता है, डिपेंड करता है। अब यही जो हम ऐसे लौटते हुए बताएं बाबू, ये चीज़ तब खराब हो जाता। सही बोल रहे हैं क्या? हो सकता है टकराने के बाद ये ऐसे ही लौट जाता, संभव है। यहाँ से टकराता, ऐसा हो जाता। सही है। तो परावर्तन के लिए ध्वनि का, अगर आप चाहते हैं कि ध्वनि परावर्तित होकर के आप तक आए, परावर्तन का मतलब क्या होता है? टकराया और लौटे आपके पास, उसके लिए कुछ तो ठोस बात करना पड़ेगा ना। वो ठोस बात यह है कि एक आपको जो सतह लेना होगा वो बिल्कुल स्थिर होना चाहिए। सबसे पहला बात, सतह स्थिर होना चाहिए, और इस स्थिर सतह को बोला गया परावर्तक पृष्ठ। क्यों बोला गया अभी बात हो जाएगा। और जब किरण आएगी, ये किरण आई, टकराई इस बिंदु पर, ओ बिंदु पर, यहाँ से वो क्या कर जाएगी? लौट जाएगी। यहाँ तक बात क्लियर है? हाँ, इस बात का ध्यान रखेंगे कि ये जो पृष्ठ है सो क्या नाम दे रहे हैं? परावर्तक पृष्ठ। सही है। परावर्तक पृष्ठ क्यों बोलते हैं? क्योंकि यही एकमात्र ऐसा पृष्ठ है जिससे ये ध्वनि की तरंगें टकराती हैं और टकराकर लौटती हैं। क्योंकि ये परावर्तन की क्रिया करा रही होती है, इसलिए इसको परावर्तक पृष्ठ बोलते हैं। एक ऐसा पृष्ठ जो परावर्तन की क्रिया करा रही होती है। हम लिख देते हैं यहाँ पर पहले, फिर छोटा छोटा जो भी बात है हम लिखते चलेंगे। क्या हम बोला? परावर्तक पृष्ठ, ये आया। यह ऐसा पृष्ठ होता है जो परावर्तन की क्रिया करा रहा होता है। और अगर ये पृष्ठ नहीं होता तो क्या परावर्तन की क्रिया होती? नहीं होती ना। तो यह ऐसा पृष्ठ होता है जो परावर्तन की क्रिया करा रहा होता है। क्लियर हो गया? ये ध्वनि तरंग आ रही है, तो आने वाली ध्वनि तरंग को क्या बोलते हैं? आपतित तरंग कहेंगे क्या? ये आ रही है, कैसे मालूम आ रही है सर? जा रही भी तो हो सकता है। तो जवाब होगा पृष्ठ ये है, किरण को यहाँ पर लाना है, तो लाने वाली किरण ये जो आ रही है इसको हम क्या नाम दिए? आपतित। इस बिंदु पे टकराया, टकरा करके क्या हो गया? लौट गया। लौटने वाली किरण को क्या बोलते हैं? परावर्तित। परावर्तित तरंग। क्लियर हो गया? आपतित, परावर्तित। और ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पर अगर आप एक परपेंडिकुलर खींच दें तो इस परपेंडिकुलर को बोला, परपेंडिकुलर का मतलब समझ रहे बाबू? लंब। हाँ, इसको क्या बोला जाता है? अभिलंब। जब कोई ध्वनि तरंग किसी माध्यम में, ये माध्यम हम क्या बोल रहे हैं? इस माध्यम का हम नाम दे दिया हवा। जब कोई ध्वनि तरंग किसी माध्यम से चलती है और उस माध्यम में मौजूद किसी परावर्तक पृष्ठ से टकराती है, तो टकरा करके वो अपने ही माध्यम में लौट आती। देखो, हवा से चली थी, परावर्तक पृष्ठ से टकराई और हवा में ही लौट आई, लेकिन कुछ निश्चित नियमों का पालन करते हुए, यानी कुछ रूल को फॉलो करते हुए वो वापस अपने ही माध्यम में वापस लौट आई। इसी घटना को कहा जाता है ध्वनि तरंगों का परावर्तन। क्या हम बोले? अभी हम परिभाषा में क्या बोले हैं? किसी माध्यम में चल रही ध्वनि तरंग उसी माध्यम में मौजूद किसे टकराती है? परावर्तक पृष्ठ से टकराकर वापस अपने ही माध्यम में
माध्यम में कुछ निश्चित नियमों का पालन करते हुए लौटती है। इस घटना को क्या बोलते हैं? हाँ, इस घटना को ध्वनि तरंग का परावर्तन कहते हैं। जैसे प्रकाश का परावर्तन, तुम क्लास 10 में जाओगे ना, पहले ही चैप्टर का पहला या दूसरा या तीसरा नंबर टीचर तुमको पढ़ा रहे होंगे कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो वही वहाँ भी वही होगा। किसी माध्यम में चल रही प्रकाश की किरण परावर्तक सतह से टकराती है और टकराने के बाद अपने ही माध्यम में वापस लौट आती है कुछ निश्चित नियमों का पालन करते हुए, तो इसे ही कहा जाता है प्रकाश का परावर्तन। और यहाँ पर तुम देखो, प्रकाश की जगह पर हम वर्ड रख दिए हैं ध्वनि, और यह है ध्वनि का परावर्तन। किसी माध्यम से चल रही ध्वनि तरंग परावर्तक पृष्ठ से टकरा करके अपने ही माध्यम में हवा में थी, हवा में ही वापस लौट आई। इसी घटना को बोला जाता है ध्वनि तरंग का परावर्तन। अब नियम वर्ड यूज था, कुछ निश्चित नियम का। नियम क्या है? देखो, यह है आपतित किरण, यह है अभिलंब, तो इनके बीच बनने वाला कोण कहलाएगा आपतन कोण। यह है परावर्तित किरण और यह है अभिलंब, तो इनके बीच बनने वाला कोण कहलाएगा परावर्तन कोण। और ये कौन है? आपतन बिंदु। तो इसका नियम हो जाएगा पहला, ये जो आपतित किरण है, नाम इसका अगर ए रख दें, ए दे चुके हैं, तो इसका नाम रख दिया जाए पी से, है ना। इसका नाम पी, यहाँ क्यू और इसका आर। तो हम लिख सकते हैं आपतित किरण कॉमा ये वाला किरण, ये है परावर्तित किरण। किरण ही ना होगा यहाँ पर, हम तो चले गए प्रकाश में। पहला होगा आपतित ध्वनि तरंग, है ना, कॉमा परावर्तित ध्वनि तरंग एवं इनके बीच खींचा गया अभिलंब, बीच में जो खींचा गया, तीनों एक बिंदु पर होते हैं। जो अभी हम परिभाषा में बोले हैं बाबू, एक बात देखो तो यहाँ पर कि किसी माध्यम में चल रही ध्वनि तरंग उसी माध्यम में मौजूद किसी परावर्तक पृष्ठ से टकराकर वापस अपने ही माध्यम में कुछ निश्चित नियम का पालन करते हुए, ये जो निश्चित नियम वर्ड लिखे हैं ना, वही निश्चित नियम कौन सा है? निश्चित नियम मीन्स ये नियम कभी नहीं बदलेंगे, ये नियम हमेशा लागू होंगे, तभी परावर्तन होगा, तभी परावर्तन कहलाएगा। तो वो निश्चित नियम क्या है? तो आपतित ध्वनि तरंगे, ये वाली परावर्तित ध्वनि तरंगे और ये अभिलंब, तीनों का तीनों कहाँ होगा? एक ही बिंदु पर होगा, है ना, तीनों एक बिंदु पर। ये पहला नियम होना चाहिए। दूसरा नियम क्या कह रहा है? नियम नंबर 2 के आपतन कोण, जिसको हम सूचित करते हैं आई से, तथा परावर्तन कोण, जिसको हम सूचित किससे कर रहे हैं? आर से, सदैव समान यानी इक्वल होंगे। यानी इसमें भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। अगर ये 30 डिग्री पर आया था किरण, तो लौटेगा भी 30 डिग्री पर ही। ये दो शर्त अगर वो ध्वनि तरंग दिखला रहा है, तो आप समझ जाइए कि वो ध्वनि तरंग क्या है? परावर्तन के नियम पर है, परावर्तन करा। तकलीफ ये बात समझने में किसी को? देख लो भाई, ऐसे अगर नोट करोगे, मोबाइल वगैरह है तो ऐसे नोट करने से तो कोई फ़ायदा है नहीं। ऐसे इसका मतलब ये होगा तुम सीधे बढ़ा के सीधे लास्ट का नोट कर लो। थोड़ा तो तुमको समझना चाहिए, काम आएगा शायद। अब कंफर्म हम कैसे बताएं काम आएगा? तुमको क्या ज़रूरी लगता है? आजकल के बच्चा लोग को ये भी तो नहीं बोला जा सकता ना बाबू कि ज़रूरी है इसको नोट कर लोगे, ज़रूरी नहीं, ज़रूरत तो नहीं है, ज़रूरी तो अपने हिसाब से। हाँ, और यही चीज़ का इस्तेमाल चमगादड़ कर रहा होता है। रात के समय निकलता है, अब चमगादड़ जब चल रहा होता है, ध्यान से देखोगे, अब ये प्रश्न नहीं है लेकिन इसको तुम समझ सकते हो। चमगादड़ जैसे उड़ना शुरू किया तो ये कौन सा ध्वनि निकालता है?
पराश्रव्य। पराश्रव्य का मतलब क्या होता है? 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा। अब इसको आगे का रास्ता रात में देखना है, और रास्ता में यहाँ पर है कोई भी ऑब्जेक्शन, कोई भी ऑब्स्टेकल्स होगा, कोई भी रुकावट है, कुछ भी, ठीक है ना। अब ये उड़ रहा है, उड़ते 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 ये यहाँ पे जाकर टकरा जा सकता है रात में, क्योंकि रोशनी तो है नहीं कि टॉर्च लेकर चल रहे हैं, चल भाई टॉर्च ले ले चलते हैं, नहीं। अब करे क्या? तो ये अपने से क्या रिलीज़ कर रहा होता है? तकरीबन 1,00,000 हर्ट्ज। समझ गया ना? इतना का तरंग ये आवृत्ति का तरंग ये निकाल रहा होता है। अब ये आवृत्ति जैसे तेज़ी से, अब 1,00,000 है ना, तो ध्वनि जैसे चिल्लाते हुए निकला ये, तो सामने टकराया होगा, और टकराएगा, स्पीड ज़्यादा है, आवृत्ति ज़्यादा है, तो टकराया, टकरा करके ये लौट करके इसको यहाँ पर आकर के बता दिया कि भाई आगे मत जाना, रुकावट है। क्या करेगा ये? रास्ता बदल देगा। चमगादड़ की ये खासियत है कि ये जितना देर तक उड़ रहा होता है उतना देर तक कंटिन्यूअसली 1,00,000 हर्ट्ज तक की आवृत्ति की तरंग को लगातार निकालता रहता है, क्योंकि ये रात में निकलता है ना उड़ने के लिए। अब रात में निकलेगा तो टॉर्च लेकर तो निकलता नहीं है, तो इसको रास्ता देखने के लिए क्या चाहिए? अपनी ध्वनि तरंग, वही इसके लिए मददगार होता है। वो जितना ज़्यादा बोलेगा रास्ता का उतना इसको पता चलेगा, टकराएगा, लौटेगा, रास्ता बदलेगा। इसको पगलाना चाहते हो तुम तो क्या कर दो, बताए थे उस दिन भी, कमरा में जैसे घुसे, कभी कभी होता है रूम में आ जाता है, टीवी ऑन कर दो, फैन ऑन कर दो, पंखा ऑन कर, सब जितना भी है 2-4 चीज़ ऑन कर दो, देखो ये पगला जाएगा वहीं पर। इसको समझे में जाएगा जाना किधर है। क्यों? क्योंकि फिर इसको अपनी तरंगे सिर्फ सुनाई नहीं देगी, इसको बाकी तरंगे भी सुनाई देगी। अब बोलेगा किधर जाए किधर टकराए, अलबला करके वहीं पर गिर जाएगा, पंखा में टकरा जाएगा, ऐसा हो जाएगा। बात समझे? कभी कभी ऐसा हुआ होगा, चमगादड़ वगैरह आया है, रूम में घुसा है, कभी नहीं घुसा तो अच्छी बात है, छिपकली उससे कुछ नहीं होगा। हाँ, बड़ा खुश बात हो रहा चमगादड़ का, छिपकली कैसे पकड़ेंगे इसमें, है ना। तो बात समझ में आ गया ये चमगादड़ के बारे में। तो चमगादड़ कौन सा ध्वनि तरंग रिलीज़ कर रहा होता है? पराश्रव्य। ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। क्लियर हो गया बात? एक और चीज़ था बाबू, उसको हम लोग किस नाम से जान रहे हैं, एक चीज़ और है, सोनार। वही है ना, सोनार। सोनार, SONAR, सोनार। SO, देखो ध्यान से बाबू, SO का मतलब होता है साउंड, N का मतलब होता है नेविगेशन, A का मतलब हो गया एंड, और R का मतलब हो गया रेंजिंग। साउंड, नेविगेशन एंड रेंजिंग सिस्टम, सोनार। अक्सर आता है सोनार क्या होता है, सोनार सिस्टम। इसको देखो क्या होता है भाई, मान लेते हैं कि समुद्र के नीचे ये समुद्र का तल हुआ, ठीक है, मैंने पानी, और इसके कुछ नीचे यहाँ पर कोई जहाज़ था जो डूब गया है, उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट सामान सब था, ठीक है। तो आप जो है वो अपना जहाज़ लेकर के पानी पर, ये उड़ नहीं रहा जहाज़, पानी पर है, पानी पर लेकर निकलते हो। आपको कैसे मालूम होगा कि गोताखोर को कितना नीचे भेजना है, क्योंकि समुद्र तल की गहराई तो बहुत ज़्यादा होती है। अब क्योंकि ये डिस्टेंस आप मालूम कर चुके होते हो कि डिस्टेंस कितना है, तो अब आप ये कैसे निकालोगे कि कितना दूरी पर मिल चुका है। देखो ध्यान से कैसे पता करते हैं। ये एक तरह का साउंड होता है, वेव होता है, तरंग होता है, जिसको रिलीज़ किया जाता है, नीचे तक जाता है ये। अब ये नीचे तक बहुत तरह का चीज़ बताएगा। जैसे ही टकरा गया, मान ले यहाँ पे सामान वो गिरा हुआ है, तो टकराएगा, टकरा करके वो क्या हो जाएगा, लौटेगा, तो पता चल जाएगा देखो इतना दूरी ट्रैवल किया था और ये लौट चुका है, इसका मतलब है सामान आपका यहाँ पर मिल गया। इसको पनडुब्बी जहाज़ का नाम सुने, जो पानी के अंदर अंदर चलता है, तो उसको भी पता किया जाता है इसी से। सोनार रिलीज़ कर दिया जाता है, वो ध्वनि, वो आवाज़। अब मान लेते हैं वो पनडुब्बी जहाज़ यहाँ पर है, और ये जहाज़ ऊपर में चेकिंग करने वाला ऊपर ऊपर चल रहा है, जैसे ही टकराया होगा इससे ध्वनि लौटेगा, लौटेगा तो पहचान में, अच्छा इसके नीचे पनडुब्बी जहाज़ है, मालूम हो गया, यहाँ पर अटैक कर दें। बात समझ में आया? मान लेते वही जहाज़ डूब गया है, कितने गहराई में, तो वही सोनार रिलीज़ करेंगे, टकराएगा, टकरा करके लौटेगा तो पता चल जाएगा। बात समझ में आ रहा है? आसानी से हम लोग पता कर सकते हैं सोनार के द्वारा। लिख लो, इसको लिखा देते हैं, सोनार लिख करके डैश दो, सोनार लिख करके डैश दे दो, सोनार, SONAR डैश, फुल फॉर्म लिख लोगे, वहाँ पे लिख दिया है, लिख लिए, चलिए बहुत अच्छा बात है भाई, लिखिएगा
समुद्री जहाज, समुद्री जहाज, समुद्री जहाज, समुद्री जहाज समुद्र की गहराई मापने के लिए, समुद्री जहाज समुद्र की गहराई मापने के लिए, समुद्र की गहराई मापने के लिए या समुद्र में छिपे वस्तुओं, या समुद्र में छिपे वस्तुओं, या समुद्र में छिपे वस्तुओं जैसे पनडुब्बी इत्यादि, जैसे पनडुब्बी इत्यादि का पता लगाने के लिए, जैसे पनडुब्बी इत्यादि का पता लगाने के लिए प्रतिध्वनि, पता लगाने के लिए प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं। प्रतिध्वनि, इको गूंजना, ये क्या है, ये कैसे पता चलेगा? ये प्रतिध्वनि तो हुआ, यहाँ से आवाज़ दिया गया, नीचे टकराया, टकरा करके लौट गया, समझ जाएंगे। तो इसी को बोला जाता है प्रतिध्वनि। प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं। हाँ, इस तकनीक को ही सोनार कहा जाता है। सोनार कहा जाता है। देखो, अभी हाल के दिनों में इस पर बहुत बड़ा डिबेट भी चला था बुद्धिजीवियों का। वो डिबेट ये था बाबू कि समुद्र में जा करके आप समुद्र के अंदर क्या छिपा है, गिरा है, इसका पता लगाने के लिए आप जो ध्वनि तरंग छोड़ते हो, उस ध्वनि तरंग को क्या बोल सकते हैं बाबू? श्रव्य या पराश्रव्य, है ना बाबू? ये नहीं होगा, ये दोनों श्रव्य या पराश्रव्य, यही दोनों ध्वनि अंदर आप रिलीज करते होगे। धीमा वाला तो करोगे नहीं, आप जब भी करोगे तो तेज वाला करोगे। तो या तो वो श्रव्य हो सकता है या फिर वो पराश्रव्य हो सकता है। आप ये जो ध्वनि रिलीज करते हो, तो समुद्र के अंदर रहने वाले कुछ जलीय जीव जो इस प्रकार की ध्वनि को सुन सकते हैं, वो तकलीफ में पड़ सकते हैं। दोहरा चरित्र, दोहरा मापदंड। ठीक है, चैप्टर यहाँ क्लोज हुआ। कल हम लोग न्यूमेरिकल पढ़ेंगे और परसों इसका टेस्ट होगा। ठीक है।